जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी पॉइंट में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10वां का 10th क्लास का ज्यामिति, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपको 20 नंबर आते हैं एग्ज़ाम में। और बहुत आसान है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपका 20 नंबर एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आज की वीडियो हम कुछ बेसिक बताएंगे, कुछ सर्वांशम के बारे में बताएंगे, चीज़ों को समरूप किसको कहते हैं, सर्वांशम किसको कहते हैं। ये सब चीज़ों में विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मतलब 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि आगे चल करके आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिखेगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज जो होता है, देखिए हुआ कि त्रिभुज कहते हैं आखिर किसको। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको जानकारी रखना है। बेसिक एग्जाम में नहीं आता, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। परिभाषा नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। तो देखिएगा एक याद इसमें ये पूछ सकता है आपको कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। पहला बात आपको याद रखना है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहली बात ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देना है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। याद रखिए हमेशा ये बात हो कि त्रिभुज के आंतरिक कोण कहते हैं ये वाला कोण को, ये वाला कोण को कहते हैं आंतरिक कोण। यानी तीनों ये कोण आपका ये कोण, ये तीनों कोण को मिलाकर का होता है 180 डिग्री। इसके बाद देखिए बाह्य कोण कहिएगा तो ए भुजा को बढ़ाइएगा, फिर ए भुजा को बढ़ाइएगा, या फिर एक भुजा को बढ़ाइएगा तो अल्फा बीटा और इसको कहते हैं गामा। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि बाह्य कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस रहेगा कि आंतरिक कोणों का अगर पूछ दे कि त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है तो 180 मारिएगा। अब बाह्य कोणों का योग पूछेगा 360 मारना है। उसके बाद देखिएगा ये सब बेसिक है, फिर भी लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के प्रकार याद रखिएगा पूरे। अगर गणित की बात किया जाए तो त्रिभुज मात्र 6 प्रकार का होता है। 3 वो होता है भुजा के आधार पर और 3 वो होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज पहले होता है। समबाहु त्रिभुज कब कहेंगे कि जिसका तीनों भुजा यानी तीनों भुजा आपका बराबर रहेगा, तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ये भुजा जितना होगा उतना ये भुजा होगा, उतना ये भुजा होगा। एक याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री याद रखिएगा। फिर आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि 2 भुजा बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है। याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखिएगा कि जब आधार पर का दो भुजा बराबर, आधार पर का 2 भुजा बराबर, तो आधार पर का दोनों कोण भी आपका बराबर होता है। तीसरा आपको याद रखिएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि कोई भी भुजा बराबर है, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर त्रिभुज में कि न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या, प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री से आपका छोटा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, अब बाकी बाद न्यून कोण होता है, मान के चलिए, ठीक ना। ये 90 डिग्री से मान लीजिए ये लिखल रहे चाहे ये सिंबल दर्शाता है 90 डिग्री। फिर आपका अधिक कोण में आएगा तो एक कोण क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा। देखिएगा ये जो कोणमा है, ये जो कोण है 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक ना। तो 6 त्रिभुज आपको याद रखना है। 3-4 बातें हम लोग सीखें। पहला चीज़ कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180।
बाह्य कोण पूछेगा कि बाह्य कोण कितना होता है ऑब्जेक्टिव में, तो 360 मारिएगा। अब मान लो ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर आप ज्यामिति पढ़ते हैं तो छेबो त्रिभुज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के ये सब बीच में टपकेगा। तो इसका आपको गुण याद रखना कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो तीनों भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होता है, दो कोण भी बराबर होता। फिर समबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता। निम्न में क्या होता है, 90 डिग्री से कोण छोटा होता। समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का। अधिक कोण में क्या होता है, यानी एक कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे समरूप के बारे में और सर्वांशम के बारे में। ये दो चीज़ आपको आगे चल के बहुत काम देने वाला है, ठीक ना। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं सर्वांशम आकृति के बारे में और समरूप आकृति के बारे में। देखिएगा एकदम बहुत आसान है, सिंपल में सोचिएगा कि सर्वांशम आकृति और समरूप में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर। देखिए इसको समझिए। क्या सर्वांशम कब कहिएगा, सर्वांशम में क्या होता है कि आकृति समान होना चाहिए, आकृति समान होना चाहिए, ठीक ना, और समान माप भी होना चाहिए, तब कहेंगे सर्वांशम। ये नहीं आपको समझ में आएगा, यहाँ समझिएगा। देखिएगा कि आकृति समान आकृति का मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए। दो फिगर, दो गो अगर कोई भी जैसे मान ली आकृति है तो सर्वांशम कब कहेंगे, जब फिगर यानी शेप एक जैसा होना चाहिए। अगर मान ली जाए कि अगर वृत्त है तब वृत्त ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वृत्त को त्रिभुज के साथ आप तुलना कर दीजिएगा। अगर वृत्त है तो वृत्त ही होना चाहिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होना चाहिए, वर्ग है तो वर्ग ही होना चाहिए। इसको कहते हैं समान आकार। लेकिन समान माप कहने का मतलब होता है कि अगर एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का है और दूसरे वृत्त भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये हो जाएगा सर्वांशम। सर्वांशम कहने का मतलब होता है कि एक आकृति अगर दूसरे में फिट हो गया यानी पूरा सेट हो गया तो सर्वांशम कहिएगा। लेकिन समरूप में क्या होता है कि एक आकृति दूसरे से बड़ा हो जाए या तो दूसरे से छोटा हो जाए तो समरूप होता है। ये भी आपने समझे होंगे। लेकिन चलिए हम लोग कुछ फिगर यहाँ पर बनाए हैं, इस फिगर के मदद से समझिएगा कि देखिएगा हुआ एक त्रिभुज पहला है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये भी त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक के जैसा नहीं, इसको कहिएगा समान आकार। लेकिन देखिएगा ये भी, देखिए 4 गो है, चारों क्या समान आकार है। लेकिन समान आकार किस में चाहिए, समरूप में, कि आकार समान हो जाएगा ना, और समान माप अगर हो भी सकता है तो भी सही, नहीं भी हो सकता तो भी सही, तो समरूप कहेंगे। लेकिन सर्वांशम के लिए समान माप होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा आप क्या देखिएगा कि ये त्रिभुज, आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखिएगा, ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज को देखिएगा और ये त्रिभुज को देखिएगा। इसमें क्या आकार क्या है, समान आकार है, ठीक ना। लेकिन माप भी एक जैसा, जैसे ये भुजा 3 सेंटीमीटर का तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर का, ये भुजा 5 सेंटीमीटर का तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब हुआ कि अगर ये त्रिभुजवा को अगर इसमें सेट कर देंगे तो चिपक जाएगा, नहीं सेट हो जाएगा, तो ये हो गया सर्वांशम। लेकिन देखिएगा एक ये त्रिभुज क्या हो, सर्वांशम है, लिख देते हैं कि ये त्रिभुज हो गया आपका सर्वांशम हो गया, ये त्रिभुज आपका सर्वांशम। लेकिन देखिएगा ये त्रिभुज को देखिएगा आप, तो ये त्रिभुज किसका उदाहरण है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, किसका उदाहरण है, समरूप त्रिभुज है। देखिए कैसे देखिएगा, क्योंकि देखिएगा समान आकार है, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज तो समान आकार हो गया। लेकिन क्या देखिएगा माप बराबर है दोनों का, जैसे ये 6 सेंटीमीटर का, ये 9 सेंटीमीटर, बड़ा छोटा हो गया। ये देखिए 10 सेंटीमीटर का, ये 15 सेंटीमीटर का, अलग हो गया। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का, तो समान माप नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि सर्वांशम वहाँ कहेंगे जहाँ समान आकार होगा और समान माप होगा।
समरूप वहाँ कहेंगे जब आकार से सिर्फ मतलब अगर जैसे मान लिया आकार अगर एक जैसा मिल गया जैसे, तो उसको कह देंगे समरूप। जैसे एक नया पेंसिल है, एक पुराना पेंसिल है, तो नया पेंसिल और पुराना पेंसिल समरूप हो जाएगा, लेकिन सर्वांशम नहीं, क्योंकि पुराना पेंसिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा का बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, समरूप कहिएगा, क्योंकि मतलब आकार एक जैसा है लेकिन माप दोनों में एक जैसा नहीं है। सर्वांशम क्या होता है कि माप एक जैसा होता है और आकार भी सेम होता है, लेकिन समरूप में आपको सिर्फ आकृति से मतलब, अगर वृत्त है और दूसरे का बड़ा या छोटा वृत्त रहे तो एक दूसरे का समरूप हो जाएगा। वर्ग है, बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, अगर एक जैसा है तो वो कह देंगे समरूप हो जाता है। हाँ, ये कुछ गुण होता है कि अगर सर्वांशम होता है या फिर समरूप होता है तो 2-3 गो गुण है जो कि आगे एक्सरसाइज में आपको काम देगा, उसको हम लोग करते हैं। तो देखिएगा, चलिए दोस्तों हम लोग फिर समझते हैं आप लोग कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब। एक क्वेश्चन एक बार पूछा था आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, यानी क्या होना चाहिए कि इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण, ठीक ना, और इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। देखिएगा ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए, देखिए दो हम फिगर लिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपके बुक में है कि बताइए ये दोनों फिगर समरूप है कि नहीं है, आपको चेक करना है। तो समरूप चेक कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा चीज इनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। देखिएगा, संगत कोण का मतलब होता है कि जितना अगर ये कोण है उतना यही कोण है। तो देखिएगा, इसको मिलाइएगा तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पता नहीं कितना डिग्री है। फिर देखिएगा, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, फिर इसका संगत कोण ये हो जाएगा, फिर इसका संगत कोण ये हो जाएगा, फिर इसका संगत कोण ये हो जाएगा। तो संगत कोण यहाँ बराबर नहीं है, क्या लिखिएगा कि संगत कोण आपका बराबर नहीं है। एक चीज़ तो फेल हो गया कि समरूप होने के लिए दो चीज़ चाहिए आपको, एक संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। देखिएगा, चेक करते हैं संगत भुजा एक ही अनुपात में। देखिए, इसका संगत भुजा ए हो जाएगा, तो देखिएगा यानी कि 1.5 बटा कितना 3 बराबर। फिर देखिएगा, इसका संगत भुजा ये हो जाएगा ऊपर तो 1.5 बटा 3 हो जाएगा बराबर। फिर देखिए, इसका संगत भुजा ये हो जाएगा तो 1.5 बटा 3 बराबर। फिर इसका संगत भुजा ये हो जाएगा तो 1.5 बटा 3। देखिएगा, इसको काटिए छाटिएगा, तो मान लीजिए इसको मान लीजिए दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर भी 10 हुआ, ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ भी 10 हो गया, ये दशमलव उड़ाए तो यहाँ भी आपका 10 हो गया। तो देखिए, काटिएगा तब 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। देखो ऊपर में क्या बचा 3 बटा कितना आ रहा, यानी ये कट तो रहा। देखिएगा, ये 3 से 3 कट गया, फिर ये 3 से 3 कट गया, फिर आपका ये 3 से 3 कट गया, फिर आपका ये 3 से 3 कट गया। यानी फाइनली जो हमको आंसर आया यहाँ पर ही, यानी कि 1/2 आया बराबर में, फिर 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में आपका 1/2। तो एक चीज़ तो सही है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में है। 1/2 यहाँ भी दिया, 1/2 यहाँ भी दिया, 1/2 यहाँ भी दिया, 1/2 यहाँ भी, ये ठीक है। लेकिन ये समरूप क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि संगत कोण बराबर नहीं। अगर संगत कोण जितना, ये मान लीजिए ये 90 है, ये भी 90 हो जाता, ये 90, ये भी 90 हो जाता, ये 90, ये भी 90, तो हम लोग कहते हैं ये दोनों जो आकृति है समरूप है। समरूप होने के लिए आपके पास दो चीज़ होना चाहिए बुआ, कि एक होना चाहिए संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा एक ही अनुपात में, यानी तीनों चारों क्या होना चाहिए, बराबर में आना चाहिए। अगर बराबर में नहीं आएगा तो भी समरूप नहीं कहिएगा।
चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थेल्सबरी में। चूँकि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है और ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसको अच्छा से आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार 3 बार इसको रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिएगा कि आपको सबसे पहले नंबर थेल्सबरी में या तो फिर एग्ज़ाम में पूछेगा कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करना है। देखिए किताब में आपको कथन होगा, कथन देख लीजिए। हम कथन नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लिखने में, आप देख लीजिएगा। थेल्सबरी में कहता है कि अगर DE समांतर BC यानी DE समांतर अगर BC है तो आपको कहता है कि क्या होता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। इसी बात को आपको सिद्ध करना पड़ता है। एग्जाम में 5 नंबर इस थ्योरम से आता है। तो देखिएगा क्या करना है आपको कि AD बटा DB और बराबर AE बटा EC होता है। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर एग्जाम मुझे दिया है कि क्या है, आपको बोल दिया है कि DE समांतर किसका, BC है। तो देखिएगा रचना बनाइएगा। रचना में हम लोग क्या किए कि B को किससे मिला, देखिएगा B को हम लोग इसको E से मिला दिए, B को E से मिला दिए, ठीक है। बिंदु को E से तथा D को किससे मिला दिए, C से मिला दिए, ठीक ना। ये हम रफली बता रहे हैं, आप डॉट में मिलाइएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या किए कि D से यानी ये बिंदु से हम लोग क्या किए, इस पर लंब खींच दिए। लंब खींचने 90 डिग्री बन गया, खींच दिए, ठीक ना। यानी लंब खींचे DN। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पर E बिंदु से क्या किए, E बिंदु से यहाँ पर ऐसे लंब खींच दिए, यानी कि EM लंब खींच दिए, ठीक है। तो यानी खींचने के बाद तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करें, देखिएगा सिद्ध करने का एक सिंपल तरीका है कि पहले आप ये लाइन से चलिएगा। सबसे पहले नंबर आप किस लाइन से चलिएगा, ए लाइन पर आप चलिएगा। देखिएगा अब हम क्या कहें, त्रिभुज ADE खोजिए, कहने है ADE और ए त्रिभुज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है। उधर से देखिएगा तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो देखिएगा आधार जो हो गया, आधार आपका क्या हो गया, AD हो गया, ठीक ना। आधार आपका इस ओर से देखना, ठीक ना, इधर से देखिएगा। ये जैसे लंबे यहाँ पर ही हो गया, ये लंब इधर से लंब खींचे तो आधार हो गया AD और लंब ऊंचाई क्या हो गया, EM हो गया, एक ऊंचाई E हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 बना दिए। अब आगे देखिएगा, चलिए दोस्तों हम लोग समीकरण 1 बना लिए थे और हम लोग आगे स्टेप करते देखिएगा समीकरण। फिर देखिएगा त्रिभुज DBE में DBE खोजिएगा कि DBE त्रिभुज है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि एक अधिकोण त्रिभुज होता है। DBE क्या अधिकोण त्रिभुज होता है। तो अधिकोण त्रिभुज में आप जैसे मान लिया 9th क्लास में होगा कि अधिकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है काल्पनिक होता है, यानी कि बाहर की ओर गिरता है, ठीक ना। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार तो हो जाएगा EDB, लेकिन ऊंचाई जो हो जाएगा EM हो जाएगा, क्योंकि जब ये अधिकोण त्रिभुज है क्या है 90 डिग्री से यहाँ पर ही ज़्यादा बन रहा है। तो जो आपका ये जो लंब डलाता है लंब E वाला हो जाएगा। तो आधार तो E हो जाएगा, लेकिन लंब जो होगा यानी लंब को ही क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो EM हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक ना। फिर देखिए अब E लाइन पर देख लिए, अब U लाइन पर जाइएगा। U लाइन पर जाएगा तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल इधर से देखिएगा। आपको किधर से देखना है, इधर से देखिएगा, इस ओर से। तो 1/2 हो गया आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार AE हो जाएगा। और ये त्रिभुज में लंब कौन हो जाएगा, DN हो जाएगा, DN हो जाएगा। उधर से देखिएगा तो ये लंब गेल है, तो DN हो जाएगा ऊंचाई, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए AE गुना DN हो गया, समीकरण 3 बन गया। अब देखिएगा समीकरण 4 देखिए किसे बनाएंगे। अब E लाइन में हम लोग किस में देखेंगे, त्रिभुज ECD, E त्रिभुज में
ये त्रिभुज में देखिएगा, ये त्रिभुज में, तो ये भी एक अधिकोण त्रिभुज है। याद रखिएगा कि अधिकोण त्रिभुज में लंब जो होता है काल्पनिक होता है, बाहर की ओर गिरता है, ठीक ना। तो आपका जो होगा जब ये त्रिभुज में देखिएगा तो ई त्रिभुज का लंब क्या होना चाहिए, ऐसा लगता होगा कि आपको सामने गिरना चाहिए लंब, लेकिन जैसे लंब खींचेगा, यहाँ से लंब खींचेगा तो बाहर की ओर गिर जाता है अधिकोण त्रिभुज में, ठीक ना। तो क्या होता है कि ECD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार देखिएगा EC हो जाएगा, लेकिन ऊंचाइया कौन होगा, ऊंचाइया हो जाएगा DN, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज का जो होता है लंब बाहर की ओर गिरता, याद रखिएगा ये बात को। तो DN हो गया। अब हम लोग क्या किए कि देखिएगा समीकरण 1 में समीकरण को 2 से भाग दिए, तो देखिएगा 1 में से 2 से भाग, समीकरण 1 पहले बना लिए, तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EM से EM कट जाएगा। कटने के बाद देखिएगा AD बटा DB बनेगा, इसको समीकरण 5 मान लिए। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में से 4 से भाग देना, आपको 3 में से 4 से भाग दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिएगा भाग जब दीजिएगा तो आधा से आधा कट जाएगा, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ये DN से DN कट जाएगा, यानी फाइनली जो हमको बचेगा AE अब बटा कितना बच जाएगा, EC बच जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए कितना, इसको समीकरण मान लीजिए 6। इसके बाद हम लोग आगे देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग समीकरण तैयार कर लिए थे। एक देखिएगा यहाँ पर समझने वाला चीज़ है कि देखिएगा इसको समझिएगा, जब 2 समांतर रेखा रहता है या फिर ऐसे समझिएगा कि एक ही आधार से जब त्रिभुज बनता है, देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद इस समझ में आएगा कि देखिए ये आधार, देखिए यही आधार से जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना और यही आधार से मान लीजिए ये त्रिभुज बना, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। देखिए ऐसे समझिएगा कि समझिएगा जैसे मान लीजिए कि DE क्या है, आधार है, D क्या है मान लीजिए आधार है, तो देखिएगा यही आधार से, ये D आधार से ही जैसे कि ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये D आधार से, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल होगा, यही आधार से देखिएगा इसका भी क्षेत्रफल पर ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना है, यानी कि DEC का क्षेत्रफल, यानी वही चीज़ लिखे हम लोग कि DBE का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, और ECD यानी इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि एक ही आधार से 2 त्रिभुज बने या 3 त्रिभुज बने या तो 4 त्रिभुज बने, कितनों त्रिभुज बनेगा सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये D आधार से यानी कि ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज, और ये D आधार से ये त्रिभुज बना है, यानी देखिएगा त्रिभुज बना, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर। वही चीज़ लिखें कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। आपको याद, जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पर हम जैसे समझा देते फिर से कि ये आधार है, यहाँ से एक त्रिभुज बना है तो इसका क्षेत्रफल, अब एजे से फिर एक त्रिभुज बनाएंगे, यही आधार पर से एक त्रिभुज बनाते, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। आपको तो ध्यान रखना होगा। तो हम लोग क्या किए कि DBE का क्षेत्रफल जो होगा ECD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको समीकरण 7 बना लिए। अब समीकरण 5 में से क्या किए, समीकरण 7 का मान रखें, तो यहाँ पर से क्या हो गया कि ADE का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल LHS बराबर, यहाँ भी LHS बराबर, अब पीछे भी LHS बराबर। तो जब LHS बराबर होता है तो ये RHS भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ये RHS वाला लाइन और उसका भी RHS वाला लाइन भी बराबर हो गया। इस तरह से आपका पाइथेल्स पर में आपका सिद्ध होता है। इसको आपको अच्छा से 2 से 3 बार देखिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे। तो आज तक यहीं रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मान लीजिए कोई तरह का अगर मान लीजिए दिक्कत हुआ साउंड में, चाहे मान लीजिए कहीं दिक्कत, तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज से हम लोग शुरुआत किए, धीरे धीरे इस पर हम लोग काम करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।